नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। वोट पड़ गए, झंझट खत्म हो गई। रात भर एग्जिट पोल ने कुछ ऐसे परिणाम दिए कि बीजेपी में कलह मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है कि इस पर भरोसा कैसे करें। उधर ममता बनर्जी ने कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये सब चीजें जो हैं, इसका सारा परिणाम अब आज 30 तारीख तो हो ही गई, 4 दिन बाकी है, यानी 4 तारीख को 12 बजे तक लगभग स्थितियां 11:30 तक साफ हो लेंगी। किसका ढोल फट गया, किसका बज गया, तो 4 तारीख तक हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन इस दौरान कई चीजें हैं जो सवाल आम जनमानस को करने चाहिए। पहली बार इतने लाव लश्कर से किसी राज्य में चुनाव हुआ, पहली बार इतने लोगों के वोट कटे, पहली बार इतने अधिकारी नियुक्त हुए, पहली बार इतना किसी राज्य में सस्पेंशन हुआ, पहली बार एक सांसद ने मांग की कि 294 सीटें आपके चेहरे पर लड़ी गई हैं, तो क्या हारे तो इस्तीफा देगा कौन? प्रधानमंत्री जी। आज तो उन्होंने नरेंद्र नाम से संबोधित किया। फिर पता लगा कि बीजेपी के सिंबल पे किसी ने टेप चिपका दिया। तो फिर सर, ये जो केंद्रीय अमला लगा, फिर ये क्या करता रहा? टेप चिपकाने वाला टेप चिपका के निकल गया। फिर वहां ये बताया गया कि जब चिपकाया तो सीसीटीवी ऑफ कर दिया। फिर जो चुनाव आयोग प्रत्येक मशीन से टच था सीसीटीवी के जरिए, तो चुनाव आयोग कैसे खामोश बैठा रहा कि उस समय सीसीटीवी वो बंद करता रहा? मतलब अपने ही सवाल में कहते नहीं, वो उलझ गए। फिर शुभेंदु अधिकारी को जनता ने दौड़ा लिया, तो बोले ये घुसपैठी है, ये घुसपैठी है। थोड़ी देर बाद वो आते हैं, 6 बज जाते हैं, वोटिंग बंद हो जाती है, तो उसी जगह जाके वो कहते हैं यार पानी पिलाओ, और बोले अब आपस में झगड़ना नहीं है, झगड़े का काम आज खत्म हो गया। वो टीएमसी के लोग थे सब, उन्होंने पानी दिया है, लिम्का पिलाई है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जनता के लिए वो हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, ये कब तक चलेगी सर प्रक्रिया? और इस्तीफा कौन देगा? मेरा तो सवाल आपसे ये है। वो बड़ा दिलचस्प है। माने वो डेरेक ओब्रायन ने एक वीडियो बनाकर वीडियो के जरिए सवाल किया है कि प्रधानमंत्री माने नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल, हाँ नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? सर बड़ी बात कह दी है। बहुत बड़ी बात है और सीधा चैलेंज है, और ये भी पूछा कि है दम। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि नरेंद्र कहा है, और नरेंद्र कहने का उनका कारण है कि ये लोग बीजेपी वाले लोग ममता कहते हैं, माने ममता बनर्जी भी नहीं कहते हैं। तो उसका जवाब है कि जैसे आप कहेंगे वैसे हम कहेंगे, और कई बार कहा है। और ममता बनर्जी की तरफ से तृणमूल के लोगों ने कई बार एतराज किया है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं और आप कैसे कह सकते हैं। कोर्ट में भी ममता कह रहे थे, उस पर कहा था उन लोगों ने। तो वो इसका जवाब है पहला। और दूसरा ये कि है दम, तो दोनों बातें अपनी जगह हैं और निराधार नहीं है। माने अगर वो ये कह रहे हैं, मैंने वो नहीं सुना, प्रधानमंत्री का वीडियो नहीं देखा जब उन्होंने कहा है कि 294 सीट पे आप लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे, बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को ये नहीं कहना चाहिए था, और ये वैसा ही मामला है कि प्रधानमंत्री को क्या पता है कि वो जीत रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग उनका है, जो आरोप है कि चुनाव आयोग उनके कंट्रोल में है, या चुनाव आयोग से वो जो चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या चुनाव आयोग ने उनको आश्वासन दिया है कि वो जीत रहे हैं, कि उन्होंने कहा है कि वो शपथ ग्रहण में आएंगे? और चूंकि इन्होंने कहा है कि शपथ ग्रहण में आएंगे, चूंकि इन्होंने कहा है कि हर 294 सीट पे वही उम्मीदवार है, तो डेरेक ओब्रायन की चुनौती का मतलब है
लेकिन बीजेपी में इस चुनौती से इतनी घबराहट है कि बीजेपी वाले सुबह से एक वीडियो घुमा रहे हैं कि डेरेक ओब्रायन ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं कि तृणमूल वालों ने ये ईवीएम मशीन पर बीजेपी पर स्टिकर चिपका दिया है। और जो वीडियो घूम रहा है इस आरोप के साथ या इसे दिखाने या साबित करने के लिए, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है या मैंने देखा कि दो बटन पे टेप चिपका हुआ है। आप देखिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप देखिए दो बटन पे ये टेप चिपका हुआ है। तो दो बटन पर देखिए, इसमें है दो बटन पे चिपका हुआ, एक पे है सर, इसमें एक ही पे चिपका है या दो पे है? मुझे लग रहा था, मैंने जो देखा उसमें दो पे था। चलिए तो ठीक है, एक पे है तब तो ठीक है, उस पे आते हैं, एक ही पे आते हैं, एक ही की बात करते हैं। तो ये सर एक पे हमने रोक के दिखा दिया इसलिए, ठीक है, हाँ एक पे ही चिपका हुआ है, ठीक है। तो मैंने कोई और देखा होगा, कोई और वीडियो होगा, ठीक है, या मैंने गलत देखा होगा, जो भी है। तो चलिए एक ही मानते हैं, उन लोग भी एक ही कह रहे थे। तो दो होता तो अलग बात होती, लेकिन एक पे तो वो वही कह रहे हैं कि एक पे लेकिन अगर बीजेपी के बटन पे लगा दिया टेप, तो चुनाव आयोग के अधिकारी क्या कर रहे थे और ये कैसे हो सकता है, और जिसने पकड़ा या जिसने देखा वो पहले कहां था या वो बाहर से आया था, वगैरह वगैरह सारी बातें हैं। तो सबसे बड़ी बात या मोटा मोटी इसका मतलब यही है कि टीएमसी इतनी मजबूत है कि वो आपकी पूरी व्यवस्था के बावजूद, बीजेपी की जो व्यवस्था है और नरेंद्र मोदी ने जो कहा, चुनाव आयोग ने जो कहा, जो सुरक्षा बल उतारे गए, जो व्यवस्था की गई कि मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, चाय की दुकान भी बंद रहेगी, वगैरह वगैरह, उसके बावजूद अगर तृणमूल वाले इतना कर सकते हैं तो जाहिर है कि वो मजबूत हैं, और मजबूत हैं तो वो जीतेंगे। तो अगर आप ये कह रहे हो कि जबरदस्ती वो कर रहे हैं, तो जबरदस्ती जो आप कर रहे थे उसका ये जवाब है। जहां आप जबरदस्ती कर सकते हो वहां आप कर रहे हो, जहां तृणमूल कर सकती है वहां तृणमूल कर रही है। तो मोटा मोटी तो यही हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये तो सिस्टम होना ही नहीं चाहिए और कोई इसका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन जब आप केंद्रीय बलों का दुरुपयोग करोगे तो वो ऐसा क्यों नहीं करेगा, और अगर उसने कर लिया तो दिखाई दे रहा है कि वो मजबूत है। आप केंद्रीय सुरक्षा बलों से वोट नहीं ले सकते हो या वो वोट नहीं डालेंगे, और आप उनसे ये सुरक्षा नहीं करवा पाए, उनसे या जो भी चुनाव अधिकारी हैं वगैरह वगैरह, सबसे आप ये सुरक्षा नहीं करवा पाए कि टेप ना चिपकाया जाए। तो टेप नहीं चिपकाया जाए, ये सुरक्षा अगर आप नहीं कर सक रहे पूरी ताकत लगाने के बावजूद, तो जाहिर है कि आप कमजोर हैं, और आप कमजोर हैं तो वो जीत जाएगा। तो वो गलत करके जीत रहा है, ये आप कहने को कह सकते हैं, लेकिन गलत तो आप भी कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री का ये कहना कि हर 294 सीट से मैं उम्मीदवार हूं, मुझे वोट दीजिए, और मतदान के दिन बनारस में पूजा करना और उसका वीडियो चलाना या उसकी खबरें चलाना या उसको शेयर करना। 5 दिन से प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? सिर्फ नौकायन से लेकर के क्या नहीं किया उन्होंने? प्रधानमंत्री का काम तो कुछ किया नहीं। तो अगर प्रधानमंत्री 5 दिन, और गृह मंत्री ने पहले ही कहा था कि 15 दिन, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 15 दिन चुनाव लड़ सकते हैं बंगाल में, तो उन्होंने अगर टेप ही चिपका दिया या अपनी ताकत दिखा दी तो क्या गलत किया? और गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन उससे कम गलत है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बंगाल जीतने के लिए बंगाल में बैठ जाएं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो तृणमूल का ज्यादा ये कि तृणमूल की कोई बहुत बड़ी गलती है। अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस ही होना है तो उसमें यही होता है, और ये कोई नहीं मानेगा कि केंद्र सरकार अपनी ताकत का गलत उपयोग नहीं कर रही है। वो एसआईआर में ही दिख गया। तो एसआईआर जैसे हुआ, जिस ढंग से हुआ, उसी से दिख गया कि केंद्र सरकार ने जबरदस्ती की है। तो लेकिन बीजेपी वालों की तरफ से ये दिखाया जा रहा है इस वीडियो को कि डेरेक ओब्रायन इस तरह की चुनौती इसलिए दे पा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। तो तृणमूल कांग्रेस ने किया, तो जैसा मैंने कहा कि वो कर पाया इसीलिए कि वो मजबूत है तो वो जीत गया। बीजेपी भी वही करती है, जहां वो मजबूत होती है जीत जाती है। और मोटा मोटी यही हो गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बीजेपी ने ये व्यवस्था लागू की है और पूरी ताकत लगा के भी तृणमूल जीत जाती है, तो बीजेपी को शर्म मानना चाहिए, और जैसा डेरेक ओब्रायन ने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं शपथ ग्रहण के दिन आऊंगा, उसी तरह से उनसे कहा जाना चाहिए कि मैं शपथ ग्रहण के दिन आऊंगा, और अगर बीजेपी का शपथ ग्रहण नहीं होगा या तृणमूल का शपथ ग्रहण होगा
तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये प्रधानमंत्री को साथ साथ कह देना चाहिए। अगर उन्होंने इतने जोर शोर से चुनाव लड़ा है और ये कह के लड़ा है कि 294 सीटों से मैं हूं, तो मुझे लगता है कि ये चुनौती उनको स्वीकार करनी चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो इस आरोप का कोई मतलब नहीं है कि तृणमूल वालों ने टेप चिपका दिया। रही बात टेप चिपकाने की, तो टेप चिपकाने से तो बीजेपी का बटन हाईलाइट हो गया, और हाईलाइट हो गया। कोई भी जो बीजेपी को वोट देने आएगा वो ढूंढेगा कि इसमें ये टेप क्यों चिपकाया हुआ है, बीजेपी का बटन कौन है। और जब बीजेपी का बटन नहीं दिखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये बीजेपी का बटन है। अगर बिना देखे, बिना टेप उखाड़े, तो टेप ऐसा तो है नहीं कि उखड़ेगा नहीं, बिना टेप उखाड़े या देख करके कि ये बीजेपी का बटन पे टेप चिपकाया हुआ है, अगर वो उस बटन को दबा देगा तो बीजेपी को वोट हो ही गया। भले वहां पता चल जाए कि उसने बीजेपी को वोट दिया है, और जिसने भी खुलासा किया है, जिसने भी बताया कि बीजेपी के बटन पे टेप चिपका दिया गया था, तो उसने तो स्वीकार किया ही कि बीजेपी का वोटर है वो, या बीजेपी का समर्थक है। तो मुझे नहीं लगता है कि टेप चिपका देने से वोटर वोट नहीं देगा, अगर उसको वोट देना है। और दूसरे कि अगर उसने टेप चिपका दिया तो जाहिर है कि बीजेपी का वोट हाईलाइट हो गया, या बीजेपी का बटन हाईलाइट हो गया। एक जगह ये भी आरोप है कि बीजेपी वाले बटन पे कुछ इंक लगा दिया गया था ताकि वो अलग से दिखाई दे। तो ये तो हाईलाइट करने के लिए किया ही जाता है, और शुरू से अभी तक कई बार ये मुद्दा उठ चुका है कि किसी भी पार्टी के बटन को अलग तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाएगा और अलग से दिखाई देगा। अलग से दिखाई देगा तो आदमी को एक वो होती है भाव की उत्सुकता कि ये क्या है, इसी को दबा दे, नहीं दबाए, या नहीं दबाएगा तो भी गड़बड़ है, दबाएगा तो भी गड़बड़ है। तो वो होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो हाईलाइट कर रहा है तो इस बात की भी संभावना है, मैंने अगर मैं वोटर के रूप में जाऊं वोट देने और मैं देखूं कि किसी बटन पे ये टेप लगा है और वहां उस वाले का वोट नहीं है जिसको मुझे देना है, तो जाहिर है मैं पूछूंगा कि भाई मुझे जिसको वोट देना है वो है नहीं, ये टेप क्यों लगा हुआ है, और मैं तभी इतराज करूंगा। लेकिन वो इतराज किसी वोटर का नहीं है। वो लग रहा है कि वीडियो बनाने के लिए इतराज करके किसी अधिकारी के इतराज को, या किसी अधिकारी ने वीडियो बना करके इतराज किया है, जो बाद में या जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा, या डेरेक ओब्रायन के वीडियो के जवाब में ही बनाया गया। मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन वो बहुत सामान्य नहीं लगता है। और अगर उसको सामान्य माने तो ये यही हो सकता है कि बीजेपी सॉरी तृणमूल वहां मजबूत है, और बीजेपी सब करके भी इतना कमजोर है कि तृणमूल ने वो कर लिया और उसको रोका गया, रोका जा सका। ऐसी कोई खबर दिन भर में सुनाई नहीं पड़ी, वरना बीजेपी वाले ये हल्ला मचा देते कि वोट कैंसिल हो गया वहां। और चुनाव आयोग ये भी क्रेडिट ले रहा है आजकल कि कहीं भी पोलिंग कैंसिल नहीं हुआ। तो चुनाव आयोग अगर यहाँ कैंसिल कर दे तो हम मान लें कि यह गलत था, तो चुनाव आयोग कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्रेडिट लेना है कि ईवीएम से चुनाव होते हैं तो कैंसिल नहीं करना पड़ता है, और जब बैलेट पेपर से होते थे तो कैंसिल करना पड़ता था, इसलिए चुनाव आयोग कैंसिल नहीं कर रहा है। तो खुद ही बीजेपी अपनी चाल में फंस गई है। और डेरेक ओब्रायन का चुनौती इतनी गंभीर है या इतना जबरदस्त है कि बीजेपी को यह चाल चलनी पड़ी कि ऐसा किया है, टेप चिपकाया हो नहीं चिपकाया, बीजेपी ने ही किया कि तृणमूल ने किया, पता नहीं। और अगर तृणमूल ने किया तो भी बीजेपी को बचाव में ये कहना पड़ रहा है। और दूसरा एक और जो पहले से चल रहा है वो ये कि अगर ये बीजेपी हार जाती है तो इसका मतलब साफ है कि ईवीएम से या चुनाव आयोग की गड़बड़ी करके चुनाव जीता नहीं जा सकता है। अगर किसी तरह की गड़बड़ी से बीजेपी चुनाव जीत सकती तो बंगाल हारती कैसे? तो ये भी इनका जवाब चुनाव हारने के बाद के लिए तैयार हो गया है। जो लोग दलील देने लगे हैं, अभी छिटपुट ही है, लेकिन चुनाव हारने के बाद हो सकता है ये भी कहा जाए। तो एक तो ये कि हारने की आशंका है। अगर ये जो पोलिंग आया है आज, जो अनुमान आया है, उस पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कई बार गलत भी हो चुका है, गलत ही होता है ज्यादा। तो वो सब छोड़ करके मुझे लगता है कि अभी अगर प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे हैं, या गृह मंत्री, मैंने मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री अगर नहीं दे रहे इस्तीफा तो कम से कम गृह मंत्री को इस्तीफा तो देना ही चाहिए कि उन्होंने पूरी ताकत लगाई, सब कुछ किया, उसके बाद भी हार गए। तो प्रधानमंत्री को डेरेक ओब्रायन की चुनौती सीधी है, लेकिन अगर वो उसको स्वीकार कर लें और कह दें कि हाँ ठीक है मैं इस्तीफा दे दूंगा, तब लगेगा कि हाँ वो जीत रहे हैं, जीतने के प्रति आश्वस्त है। नहीं तो उनको क्या चुनाव आयोग ने बताया है कि वो जीत रहे हैं, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मैं शपथ ग्रहण में आऊंगा।
और जीत जाए तो ये सवाल हमेशा रहेगा कि क्या चुनाव आयोग ने उनको पहले से बता दिया था और चुनाव आयोग को पहले से कैसे पता था। और नहीं जीत रहे हैं तो जो उनकी चुनौती है उसमें उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो दोनों उन्हीं की बात है। मुझे लगता है कि दोनों में उनको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, जीते या हारे। तो जवाब तो उनसे पूछा ही जाएगा, जवाब तो उनसे लिया ही जाना चाहिए, या जवाब उनको देना ही चाहिए। तो बीजेपी अपनी ही चालों में फंसी हुई है। मुझे लगता है कि बंगाल में जबरदस्ती जीतने की कोशिश करके, और जो आरोप बीजेपी वाले ही लगा रहे हैं, मैंने 144 लगा दिया, उसके लिए खबर थी अभी कि किसी चाय की दुकान को बंद कर दिया गया या उसको कहा गया कि आपको बंद रखना है क्योंकि धारा 144 लगी रहेगी और पोलिंग सेंटर के 100 मीटर की दूरी में दुकान नहीं चल सकती है, धारा 144 लगी रहेगी। ठीक है, दुकान बंद कर दी गई। वो पहली बार हुआ है और उस दुकान ने अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप करके मैसेज भेज करके बताया कि हम मतदान के दिन इसलिए बंद रहेंगे, मतदान के दिन या एक दिन पहले भी या एक दिन बाद भी, मुझे याद नहीं, 2 दिन बंद रहेगा। तो जो भी हो, अगर इतनी शक्ति है तो शुभेंदु अधिकारी आज कैसे सड़क पे दौड़ रहे थे 10, 20, 50 लोगों के साथ या सुरक्षा कर्मियों के साथ? माने सिर्फ सुरक्षा कर्मी हो तो भी 4-5 से ज्यादा हो जाता है और 4-5 से ज्यादा लोग दिखाई दे रहे थे, और अगर सुरक्षा कर्मियों को छोड़ भी दिया जाए तो भी 4-5 से ज्यादा लोग थे। तो उनपे 144 क्यों नहीं लागू हुआ, जबकि जो दुकान पहले से 100 मीटर के अंदर है उसको आपने उसका नियमित धंधा करने से रोक दिया। और शुभेंदु अधिकारी अगर 144 के बावजूद दौड़ सकते हैं सड़क पे या विरोध कर सकते हैं, जो कुछ भी वो कर रहे थे, 5 लोगों या 4 से ज्यादा लोगों का एक साथ इकट्ठा ही नहीं होना चाहिए 144 में, चाय की दुकान पे नहीं हो सकते, तो ये सड़क पे कैसे घूम रहे थे? तो ये, और अगर घूम रहे थे तो जाहिर है कि इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया या बीजेपी ने नियमों का उल्लंघन किया, और पूरी ताकत या चुनाव आयोग उसके साथ है। उसके बावजूद अगर वो हार जाते हैं तो डेरेक ओब्रायन की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा और भी है, पुलिस अधिकारी लगाए गए, पुलिस अधिकारियों ने जिस ढंग से धमकाया वगैरह, इतने सारे अधिकारी बदले गए, वो सब तो अपनी जगह है ही है। इसलिए इसको मानने में कोई शक नहीं है कि बीजेपी अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी की ताकत केंद्र में सत्ता में रहने से आई है, और प्रधानमंत्री ने जब कह दिया कि वही 294 सीटों से लड़ रहे हैं तो डेरेक ओब्रायन की चुनौती का मतलब है। लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं कहा है कि वो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब कि वो जान रहे हैं कि वो हार रहे हैं, और ये जानते हुए कि वो हार रहे हैं उन्होंने कहा है कि वो शपथ ग्रहण में आएंगे और जीतेंगे। जो प्रधानमंत्री का कहना पोलिंग से पहले या मतदान से पहले भी अनुचित है, जिसपे चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की, और भी मामले हैं जिसमें चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के खिलाफ या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन दूसरे विपक्ष का मामला हो तो जरूर कार्रवाई करता है। तो ठीक है, बीजेपी को जो जो करना था बीजेपी ने सब कुछ कर लिया, चुनाव आयोग को जितना नजरअंदाज करना था सब कर लिया, जितनी आंखें मूंदनी थी सब मूंद ली। अब जब चुनाव हो जा रहा है और बिल्कुल आखिर में डेरेक ओब्रायन ने चुनौती दी है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। एक तो स्वीकार नहीं किया, और दूसरा ये प्रचार किया जा रहा है कि तृणमूल वालों ने उस पर टेप चिपका दिया। मुझे लगता है कि टेप चिपका कर हाईलाइट भी किया जा सकता है, कहीं वो भी तो बीजेपी ने नहीं किया। और अगर बीजेपी ने नहीं किया, तृणमूल ने कर लिया, तो ये बीजेपी वालों को बताना चाहिए या सरकार को बताना चाहिए या चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि बीजेपी ने, सॉरी, तृणमूल वालों ने ऐसा कैसे कर लिया कि बीजेपी के बटन पे टेप चिपका दिया। तो दोनों स्थिति में जवाब तो बीजेपी को ही देना है, चुनाव आयोग को ही देना है, सरकार को ही देना है। तृणमूल ने अगर चिपकाया है तो जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी है करो, और क्यों नहीं की अभी तक? या चुनाव ही रद्द हो जाना चाहिए, वो भी क्यों नहीं हुआ? उसकी सूचना अभी तक तो मुझे कम से कम नहीं मिली है। देखा जाए, अगर हो जाती है तो ठीक है, फिर तो सामान्य है, लेकिन तब भी ये चुनौती तो बरकरार रहेगी कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। और आपने शुरू में कहा था कि झंझट खत्म हुआ, झंझट अब शुरू हुआ है कि 4 दिन बैलेट की सुरक्षा कैसे होगी, और सारा खेल तो इन्हीं दिनों में होता है। और चुनाव मतगणना कल क्यों नहीं है, मतगणना कल क्यों नहीं है, कल क्यों नहीं होनी चाहिए, और इसमें इतना टाइम क्यों लिया गया है इस बार? तो ये भी अपनी जगह है। लेकिन और जाहिर है ये सब बीजेपी के जीतने के लिए किया गया है, वरना 8 चरण में होने वाला चुनाव इस बार 2 चरण में क्यों हो रहा है? और बीजेपी को इससे नुकसान होता तो 2 चरण में किसने किया, किस लिए किया? और अगर नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो पहले 8 चरण में चुनाव क्यों होता था, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं जिससे दिखाई दे रहा है कि बीजेपी या चुनाव आयोग जो करता है उसका कोई सिर पैर नहीं है, या बिल्कुल जबरदस्ती मनमानी कर रहा है। दोनों स्थितियों में बीजेपी अपने ही किए में फंसी हुई है,
और उसको जवाब देना भारी पड़ रहा है। अब देखते हैं कि चुनाव जीतती है तो क्या करती है, हारती है तो क्या करती है। जीतने पे भी उसके लिए जवाब दे, जीतने के बाद ये साबित हो जाएगा कि बीजेपी जबरदस्ती करके चुनाव जीत सकती है। हार गई तो उसको ये कहने का मौका मिलेगा कि हम जबरदस्ती करके भी नहीं जीते, इसलिए हम बहुत भले हैं। और अगर आप भले हैं और हार गए, जबरदस्ती करके भी नहीं जीत पाए, तो इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या वो इस्तीफा होता है? इसके अलावा जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जिसपे हम लोगों ने पहले भी कहा है कि अगर बीजेपी हार जाती है तो प्रधानमंत्री की स्थिति जैसी हो गई है, जितनी कमजोर हो गई है, जो उन पे आरोप हैं, उसके आलोक में उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। वो बीजेपी का आंतरिक मामला हो, वैसे हो, राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो, जो कुछ भी हो, उनको देना पड़ सकता है। तो इसलिए भी बंगाल या जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसका रिजल्ट आने के बाद स्थितियां दिलचस्प होंगी और उस पर नजर रखना बनता है। और हम लोग देखें क्या होता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए सर, अब आज इस खबर को यहीं विराम देंगे और दर्शकों से भी ये कहेंगे कि आपकी क्या राय है, क्या इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, या हार के इस हार का ठीकरा नितिन नवीन के सर फोड़ देना चाहिए। तो इंतजार करिए 4 तारीख का। बिल्कुल। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे सर। आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।